गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गया गाइडेंस प्रोग्राम के आज नए सेशन में तुम सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर कुमारी उषा हाई स्कूल चाकंद से तुम सबका स्वागत करती हूँ। आप बच्चों पिछले क्लास से ही बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, जैसा आपको यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है। और आज हम बायोमॉलिक्यूल्स का जो अगला सेक्शन है जो कहलाता है एमिनो एसिड एंड प्रोटीन, एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। एमिनो एसिड्स क्या हैं ये बच्चों आप लोगों के लिए थोड़ा नया होगा, लेकिन प्रोटीन्स क्या हैं इसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्लाइड की ओर चलते हैं और देखिए कि हमारा स्लाइड इस बारे में क्या कहता है। बच्चों आप स्लाइड को अच्छे से देख रहे हैं, आप एक तस्वीर भी देख रहे हैं। यह तस्वीर जॉन जैकब बर्जीलियस की है। ये एक केमिस्ट थे, पहले जो व्यक्ति केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पढ़ते थे और उनके जो प्रॉपर्टीज़ थे केमिकल्स के या एलिमेंट्स के उसके बारे में जब बताते थे तो उन्हें केमिस्ट ही कहा जाता था। खास करके ड्रग्स वाले जो दवाइयाँ बेचते उन्हें भी हम केमिस्ट ही कहते हैं। तो अब आते हैं, हमारा इंट्रोडक्टरी कहता है कि प्रोटीन्स आर द ग्रीक वर्ड स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट प्लेस। किसके लिए स्टैंड कर रहा है? पहला जगह। पहला जगह क्यों? क्योंकि ये जो हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं ये किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? ये हम लाइफ के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। तो लाइफ में प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है ये आप बच्चों बहुत पहले से जान रहे हैं कि प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक। प्रोटीन हमारे ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी होता है। आप ये भी सुने हैं कि अगर हम अच्छा प्रोटीन डाइट नहीं लेंगे तो हमारा ग्रोथ, खास करके हमारा मेंटल ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाता है। तो ड्यू टू इट, इसके कारण ये कहा गया कि प्रोटीन जो है वो फर्स्ट प्लेस, पहला पोजीशन इसका होना चाहिए। अगर कोई आदमी लीन थीन है लेकिन अगर वो मेंटली बहुत एक्टिव है तो वो ज़्यादा वो हमारे सोसाइटी के लिए, हमारी फैमिली के लिए वो ज़्यादा यूज़फुल माना जाएगा, बशर्ते कि कोई एक बल्कि बॉडी है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे वाई ये फर्स्ट प्लेस कहलाता है। दूसरा है कि इट कंस्टिट्यूट 50% ऑफ द सेलुलर ड्राई वेट, सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक। 50% ऑफ सेलुलर ड्राई वेट मीन्स कि एक जब मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था तो बताया था बच्चों कि अगर हम किसी बॉडी के टिश्यू को लेकर के उसको ड्रेन कर करके जब उसका मॉलिक्यूल्स को निकाल करके उसका वेट करते हैं तो वो हमें उसका परसेंटेज बताता है। The word suggested by Swedish chemist Berzelius, this is the picture of Berzelius। बच्चों स्लाइड में जब हम साइंटिस्ट का या जो इन्वेंटर्स का जो नाम देते हैं उसे आप ये समझने की कोशिश करिए कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, उनका ड्रेसअप कैसा था, और उस मुश्किल दौरान में भी जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी फिर भी उन लोगों ने किस हद तक काम किया जिससे कि आज हम इतनी अधिक जानकारी साइंस के बारे में लेते जा रहे हैं। The first protein to be sequenced is insulin by Frederick Sanger who won Nobel Prize in 1958। तो फ्रेडरिक सैंगर ने सबसे पहले इंसुलिन को सीक्वेंस किया। सीक्वेंस मीन्स अरेंजमेंट, किसके बाद कौन आएगा। जैसे अगर हम बच्चों को, आप स्कूल में बच्चे जाते हैं तो बच्चों को हम अरेंज करते हैं प्रेयर के लिए, तो दैट इज़ द सीक्वेंस। और इंसुलिन क्या है आप ये बखूबी जानते हैं कि इंसुलिन एक तरह का क्या है, हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। और ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन सीक्रेशन हम एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं और उसका नाम क्या है, डायबिटीज। और इसी से रिलेटेड हमारा एक और महत्वपूर्ण स्लाइड जो यहाँ आपको दिखा रहा है बच्चों, आप इस स्लाइड को बहुत अच्छे से देखें और समझें। अगर आप इस स्लाइड को बखूबी समझ लेते हैं तो आई होप कि आप प्रोटीन और एमिनो एसिड का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है वो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, इस कॉर्नर को फोकस करते हैं। ये हमारा सपोज कि हमारा पूरा सेल है और सेल का ये द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल, सबसे महत्वपूर्ण अंग न्यूक्लियस है।
आपको पता ही है कि केंद्रक में केंद्रिका होती है और केंद्रिका के पास ही डीएनए और आरएनए होता है। आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए डुप्लीकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है। ये डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन क्या है? दिस इज द ग्रोथ या रिप्रोडक्शन, हम दोनों कह सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल हम देखें तो अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है, या ईस्ट में जो मल्टीपल फिजन होता है, या हम कहते हैं कि हम जब मदर वुम्ब में जाइगोट के बाद डिप्लोब्लास्ट और ब्लास्टो स्टेज में जाते हैं तो वो क्या है? दिस इज द रेप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द सेल। तो यहाँ डीएनए जो होता है वो डुप्लीकेट होकर करके यहाँ कहाँ आ रहा है? साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन का एरिया है। यहाँ साइटोप्लाज्म में क्या आ गया? आपका डीएनए आ गया। यहाँ ये डीएनए डबल हेलिकल है, आप देख रहे हैं। इस डीएनए से इसकी जो सीक्वेंसिंग है, सीक्वेंसिंग मीन्स अरेंजमेंट, आप 10th में थोड़ा सा पढ़े होंगे कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जिसमें प्यूरिन और पिरामिडिन बेस होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल, ये सारे होते हैं। तो उनके अरेंजमेंट को ये एमआरएनए क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है, यानी उसके अरेंजमेंट को देख रहा है। इसको हम एक और तरीके से देख लें कि अगर हम घर बनाने की सोचते हैं तो क्या करते हैं? उसका एक हम प्लॉट बनाते हैं कि हमारा यहाँ मंदिर होगा, इस कॉर्नर पे हमारा बेडरूम होगा, इस कॉर्नर पे हमारा किचन होगा। तो दिस इज द प्लॉटिंग कि यहाँ पे हमारा कौन सा कोडोन रहेगा, यहाँ कौन कोडोन रहेगा, कौन कोडोन रहेगा। कोडोन एक जेनेटिक एसएमएस टाइप का है, जिससे कि आप उसके अरेंजमेंट से समझ सकते हैं कि किस प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। आपका यहाँ अगर यहाँ देखें तो यहाँ ये भी बता रहा है कि ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होल्ड्स द कोड टू क्रिएट स्पेसिफिक प्रोटीन। अब स्पेसिफिक प्रोटीन क्या है? जैसे हम बाल के लिए अलग प्रोटीन यूज़ करते हैं, नेल्स है तो केराटिनिन है, इसके बाद हमारा जो ग्लोब्यूलिन है हमारे ब्लड में पाया जाता है वो एक अलग प्रोटीन है। तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए यहाँ कोड बनता है, और ये कोड कौन कैरी कर रहा है? एमआरएनए। द एमआरएनए टेक्स दिस इंफॉर्मेशन आउटसाइड द न्यूक्लियस। कहाँ ला रहा है? न्यूक्लियस के बाहर ला रहा है। यहाँ दिस इज द न्यूक्लियस पार्ट एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड ब्रिंग इट टू द राइबोसोम। कहाँ ला रहा है? राइबोसोम के पास ला रहा है। यहाँ आप ये देख रहे हैं बच्चों कि दिस इज एमआरएनए और ये यहाँ राइबोसोम है। एमआरएनए जो जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पास आउट कर करके साइटोप्लाज्म वाले एरिया में आता है, वो तुरंत राइबोसोम के साथ अटैच हो जा रहा है। एमआरएनए स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए। आपको पता है मैसेंजर का क्या काम है? वो सिर्फ सूचना लाता है। तो उसने सूचना लाई है कि यहाँ आपको ये किचन बनेगा, यहाँ मंदिर बनेगा, या इस कॉर्नर पे हमारा बेडरूम रहेगा, दिस इज आवर डाइनिंग रूम हॉल। तो इस तरह की सूचनाएं किस फॉर्म में? कोडोन के फॉर्म में उसने लाई है और यहाँ राइबोसोम के साथ अटैच किया। अब यहाँ एमआरएनए और राइबोसोम अटैच हो करके फिर जब आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये 5 को अगर हम देखें तो 5 हमारा कहता है कि इससे पहले हम जरा सा 4 को भी देख लें, जो हमारा अनदर टाइप ऑफ आरएनए दैट कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए कलेक्ट द स्पेसिफिक एमिनो एसिड दैट आर नीडेड टू मेक द प्रोटीन। तो स्पेसिफिक, जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि स्पेसिफिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है, तो नेचुरल है कि स्पेसिफिक चीज़ को बनाने के लिए स्पेसिफिक उसमें इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए। अब अगर हमें पनीर की सब्जी बनानी है तो उसमें हम आलू तो डालेंगे नहीं, पनीर ही डालेंगे, तो क्या करेंगे? वहाँ पर फिर हमें स्पेसिफिक एमिनो एसिड लाना पड़ेगा। और ये कौन ला रहा है? टीआरएनए, ट्रांसफर आप ट्रांसपोर्ट से भी समझ सकते हैं, जैसे हम बस में बैठे और कहीं पहुंच जाते हैं, गया से चाकन पहुंच जाते हैं। तो जस्ट लाइक इट द ट्रांसफर आरएनए जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। वो एमिनो एसिड को पिक कर करके कहाँ से? साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड को पिक कर करके ला रहा है। और दिस इज टीआरएनए। आप इसका शेप भी देख रहे हैं, ये टी के ही फॉर्म में है। वो एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से पिक कर करके चुन करके ला रहा है, और उसको इसके अनुसार, किसके अनुसार? एमआरएनए में जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड को यहाँ सेट कर रहा है। ये सेटिंग होते होते आप यहाँ आइए और आप ये देख रहे हैं कि एक लंबा सा माला लाइक स्ट्रक्चर, मोती की माला जैसी संरचना बनी हुई है, और ये संरचना दिखा रही है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बढ़ता जा रहा है। और ठीक इसके जस्ट जैसा यह है उसके ठीक उलट में, यानी इसका ट्रांसलेशन
जैसे हम अनुवाद करते हैं संस्कृत का इंग्लिश में, इंग्लिश का हम करते हैं हिंदी में, या तो उसी तरह से इसका ट्रांसलेशन हो रहा है। और ये ट्रांसलेशन, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है और हमारे बॉडी के उस स्पेसिफिक एरिया में जाकर करके अपने काम को अंजाम देती है, काम को पूरा करती है। द राइबोसोम कंटिन्यू टू मूव डाउन the mRNA strand until all the appropriate amino acids are added and the protein is complete। धीरे धीरे राइबोसोम जो है वो यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ लास्ट तक आ रहा है और ठीक वैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। बच्चों, आप इस डायग्राम को अच्छे से समझिए, ये मेरा आपको से एक सजेशन रहेगा कि आप इसको अच्छे से समझें। ये जो एरिया है वो दिखा रहा है, ये सेंट्रल डॉगमा का ही एक पार्ट है जो हमें बताता है कि कैसे डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये जब आगे आप पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, और जब उसमें पढ़ना है हमारा इनहेरिटेंस 12th में, और तो उसमें ये आप और बखूबी से पढ़ेंगे। लेकिन आप जस्ट एज एक मोटी समझ के लिए आप इसको समझें और आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो इस स्लाइड से क्लियर हो रहा होगा। आप बच्चों अभी जाने कि एमिनो एसिड, स्पेसिफिक एमिनो एसिड से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लियर है होगा आप सबको, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और किसके बने? कंपोज ऑफ एमिनो ग्रुप एलोंग विथ अल्फा कार्बन एंड अ साइड चेन आर अल्फा कार्बन। अब यहाँ हम देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। यहाँ ये कार्बन है, यहाँ H, यहाँ R, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ एमिनो ग्रुप। अगर हम इसको और थोड़ा सा देखें तो ये जस्ट मीथेन का स्ट्रक्चर है। CH4 कार्बन होता है और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, उसको हटा दिया, और हटा कर करके उसकी जगह एक जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप और एक R। ये R जो होता है वो चेंजेबल है, इसकी जगह पे कोई भी आकर करके बैठ सकता है। लेकिन ये जो 3 हैं ये परमानेंट होते हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। इसके साथ एक और आप यहाँ देखिए कि एमिनो एसिड का जो ग्रुप होगा या एमिनो ग्रुप जो होता है वो ऑलवेज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द कार्बन। कार्बन के हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है। इसी में आप थोड़ा सा और नीचे वाला स्ट्रक्चर को देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइसिन। दिस इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, यानी ये पहला एमिनो एसिड हम कह सकते हैं जिसमें कि कोई खास परिवर्तन नहीं है। भले ही ये स्ट्रक्चर में NH2 यहाँ लिखा जा चुका है, लेकिन जो बेसिक लिखने का ढंग होता है उसमें एमिनो को हमेशा हम लेफ्ट ही लिखते हैं और कार्बोक्सिलिक को राइट में लिखते हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ H तो एक हमारा प्रोमिनेंट है ही, परमानेंट है, और यहाँ R की जगह अगर एक हाइड्रोजन एटम आ जाता है तो ये सीधे बन जाता है ग्लाइसिन एमिनो एसिड। इस एमिनो एसिड का क्या नाम होता है? ग्लाइसिन। अब कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। अब हर का एक अपना अपना प्रॉपर्टी होता है। आपने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसी तरह से एमिनो एसिड्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एमिनो एसिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका टेस्ट जो होता है कुछ मीठे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं और कुछ टेस्टलेस, कुछ उनमें टेस्ट नहीं होता। एमिनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सम आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं जिनको हम हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड कहते हैं। कुछ जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं तो उनको हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स कहते हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिजोल्व हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं। इसके बाद आप एक नया यहाँ चीज़ देख रहे हैं बच्चों, दिस इज द इट फॉर्म्स ज्विटेराइन आयन। ज्विटेराइन आयन क्या है इसको हम लोग ब्लैक बोर्ड पर ही समझेंगे, और लेकिन उससे पहले हम इस जो यहाँ दिया हुआ है हमारा स्ट्रक्चर कम उसको देख लें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ ये एक एमिनो एसिड है, यहाँ भी एक एमिनो एसिड है और यहाँ भी एक एमिनो एसिड है। ये एमिनो एसिड आप देख रहे हैं यहाँ कार्बोक्सिलिक, अमोनिया, हाइड्रोजन, और R इज द रिवर्सिबल। यहाँ भी देख रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ जो अमोनिया ग्रुप है उसके साथ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ये जो बीच वाला जो हमारा एमिनो एसिड है
यहाँ पर अमोनिया के साथ पॉजिटिव भी है और कार्बोक्सिलिक के साथ नेगेटिव है, यानी कि इस एमिनो एसिड पर बोथ चार्जेस, दोनों चार्ज यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसे होता है, इसको हम ब्लैक बोर्ड पर आइए समझते हैं। ज्विटर आयन फॉर्मेशन। बच्चों अभी आपने देखा कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो आर ग्रुप के कारण, किस ग्रुप के कारण, ड्यू टू आर जो होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज करते हैं। अगर यहाँ पर ये देखें, अगर ये दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, और यहाँ ये जो ग्लाइसिन आपने देखा भी इस स्लाइड पर, तो अगर हम R की जगह किसी और को ले आते हैं, जैसे अगर हम यहाँ हम ले आते हैं मिथाइल को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एलानीन। क्या हो जाएगा, एलानीन। ये हमारा दूसरा एमिनो एसिड बन जाएगा। यानी आर ग्रुप में चेंज आना है और उसका प्रॉपर्टीज बदल जाता है। और इस तरह से कर करके हमारे केमिस्ट्री में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में 200 से 300 करके एमिनो एसिड हमारे यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह से अगर ये मिथाइल की जगह अगर हम हाइड्रोक्सी मिथाइल को रख दें तो देखिए क्या बनता है हमारा, तो ये हमारा क्या बन जाता है बच्चों, ये हमारा बन जाता है सीरीन। क्या बनता है, सीरीन। इस एमिनो एसिड का क्या नाम हो जाता है, सीरीन। यानी कि अगर आर ग्रुप में सिंपल चेंज ही हमारे इम्यूनो एसिड के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, उसके फंक्शन सबको चेंज कर देता है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि क्यों आर को हमने रिवर्सिबल कहा है, ये रिवर्स होते रहता है। बाकी सारे जो भी हैं वो परमानेंट है, उनमें कहीं कोई फॉर्मेशन में कहीं कोई अंतर नहीं होता है। तो अभी हम देख रहे थे स्लाइड पर ज्यूटेराइन आयन, तो यहाँ पर हम ज्यूटेराइन आयन को और अच्छे से यहाँ समझेंगे। कैसे, आप बच्चों पीएच के बारे में अच्छे से जानते हैं। पीएच क्या है, पीएच एक ऐसा स्केल है जिससे हम किसी भी केमिकल का एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं। इज इट एसिडिक और इज इट बेसिक। तो इसके एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज को जानने के लिए उस स्केल में 0 to 1 और 0 to हम कहते हैं तो 14 तक पीएच होता है, जो कि 1 से 7 तक को हम एसिडिक कहते हैं, और आफ्टर 7 to 14 को हम क्या कहते हैं, बेसिक कहते हैं। ठीक है, दिस इज द पीएच स्केल। आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में 10th में पढ़ा है, ये अच्छे से पढ़ना है। तो इसी पीएच पे हम एमिनो एसिड का ज्यूटेराइन आयन को पढ़ते हैं। अभी आपने स्लाइड में देखा कि 3 एमिनो एसिड अरेंज थे। यहाँ बीच वाला जो एमिनो एसिड था उसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज था। तो इसको हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ कर करके और अच्छे से समझ लें। यहाँ ये नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था। साथ ही अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ H, यहाँ H, और अगर इधर हम आते हैं, सॉरी ये इट इज पॉजिटिव हियर, और यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब आपने अभी मैंने बताया कि बच्चों पीएच, तो पीएच में 6 जो स्केल पे जो 6 का पोजीशन है, उस पे जब हम एमिनो एसिड को रख करके टेस्ट करते हैं तो ये एक ऐसे कंडीशन को शो करता है जिसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव
बोथ चार्जेज आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट, एक ही साथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज को ये शो करता है, और ये खासियत केवल एमिनो एसिड में ही पाई जाती है, तो जिसके कारण इस पर डाईपोलर हो जाता है। ये बोथ यहाँ निगेटिव है और पॉजिटिव है। कब? जबकि वो हम 6 पे है, और जिसे इसको हम कह सकते हैं प्री डोमिनेंट स्टेज, प्री डोमिनेंट स्टेज है, और ये 6 स्केल नंबर 6 पे है। स्केल के 6वां जो छठा प्लेस है वहाँ पर ये है। लेकिन जैसे ही हम राइट की ओर बढ़ते हैं, तो जैसे ही राइट की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये तो ये ऑलरेडी निगेटिव है। अगर हम 6 से 10 की ओर बढ़ते हैं, इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप धीरे 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 और निगेटिव होता चला जाता है, तो जिससे कि ये और निगेटिव हो गया, निगेटिविटी की ओर। और जब हम इधर की ओर आते हैं, मान लो ये बच्चों कि हम 1 पे आ गए, स्केल के फर्स्ट प्लेस पे आ गए, तो जो एमिनो ग्रुप है वो और पॉजिटिव होते जा रहा है, तो ये जो पॉजिटिविटी को शो करने लगता है, तो ये जो इनका क्वालिटी है इसी को ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि हम एक साथ ही दोनों कैरेक्टर को देख पा रहे हैं। अगर हम इससे यानी पॉजिटिविटी से निगेटिविटी की ओर यानी 1 से लेकर 10 की ओर बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि एमिनो एसिड यहाँ तक तो पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन इसके बाद ये भी जो है और निगेटिव में चला जाता है, और जिसके कारण फिर 10 से आगे जाते जाते अमोनिया ग्रुप भी निगेटिव में हो जाता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी निगेटिव में हो जाता है, और पूरा मॉलिक्यूल निगेटिव हो जाता है। तो ये जो इसकी क्वालिटी है इसे ही ज्विटर आयन कैरेक्टर कहते हैं, और इस तरह से जो फॉर्मेशन होता है जिसको ज्विटर आयन फॉर्मेशन कहते हैं। आई होप बच्चों कि आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। ज्विटर आयन क्या है, यानी ये जो स्टेज है इस पर इनकी जो क्वालिटी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस इज द ज्विटर आयन, और ये केवल हमें इसी में मिलता है। अभी आपने बच्चों ये देखा कि जो एमिनो एसिड का आर ग्रुप है उसकी वजह से ही जो एमिनो है उसके कैरेक्टर्स में चेंज आते हैं। तो उस ग्राउंड पर हम ये भी कह सकते हैं, जो हम आगे के स्लाइड में देखेंगे, कि कुछ एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनमें चार्जेज होते हैं। अभी आपने देखा ही ऑलरेडी कि वो पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, फिर आपने ये भी देखा कि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। साथ ही साथ एमिनो एसिड में कुछ एसिडिक, बेसिक और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। तो एसिडिक कौन सा होता है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं बच्चों, आप इसे देखें। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ग्लूटामिक एसिड। क्या हो गया, ग्लूटामिक एसिड। तो इसको हम देख लें कि ये ग्लूटामिक एसिड हो गया, यानी इसमें एसिड फॉर्मेशन है, तो ये एसिडिक हो गया एमिनो एसिड। इसके बाद अगर एक और हम बनाएं, यहाँ सब, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा कौन सा, ल्यूसीन। ये भी हमारा हो जाएगा क्या, ये बेसिक हो जाएगा। ये एमिनो एसिड कौन सा होगा, बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड, और इसके बाद एक न्यूट्रल, यानी इसमें न तो वो एसिड है और ना वो बेसिक है। और इसका क्या नाम है बच्चों, आप ये सब हमारे एनसीईआरटी की किताब में पढ़ना है,
तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? वेलिन। वेलिन, दिस इज द न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो इसको यहाँ हम लिख देते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो आप ये देख रहे हैं कि केवल R, ये जो फंक्शनल ग्रुप है या जो रिवर्सिबल ग्रुप है, इसमें चेंज आने के कारण एमिनो एसिड की पूरी प्रॉपर्टीज जो है वो बदल जा रही है। और शायद इसी वजह से जब मैंने आपको कहा था कि स्पेसिफिक प्रोटीन और स्पेसिफिक एमिनो एसिड, तो ये दिस इज द स्पेसिफिसिटी, यानी किसी इंसान की जैसे अलग खासियत होती है, वो सभी दो ही हाथ के साथ जन्म लेते हैं लेकिन उनकी अलग खासियत होती है, वो तो ठीक उसी तरह से यहाँ मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे उसकी पूरी प्रॉपर्टीज बदल जा रही है। तो आप इस बच्चों को देखें, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल एमिनो एसिड। इसके बाद हम अपने अगले स्लाइड की ओर चलते हैं और देखिए कि हमारा अगला स्लाइड हमें क्या बता रहा है। कहता है टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। अभी तो आपने देखा एसिडिक है, बेसिक है और कुछ न्यूट्रल हैं, लेकिन यहाँ स्लाइड हमारा कह रहा है कि देयर आर अबाउट 20 नेचुरल ऑकरिंग एमिनो एसिड्स दैट हैव ऑल कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर। इनका स्ट्रक्चरल फीचर कॉमन होता है। और ये 20 एमिनो एसिड ही क्यों? ये 20 एमिनो एसिड्स ही ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जो लिविंग के बॉडी में जो प्रोटीन होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं। ये ऐसे तो 200 to 300 एमिनो एसिड्स हैं, लेकिन लिविंग के बॉडी में जो प्रोटीन का इंपॉर्टेंस है और उसके फॉर्मेशन के लिए केवल 20 एमिनो एसिड्स ही जिम्मेवार हैं। तो ये 20 एमिनो एसिड जिम्मेवार है, तो उनकी एक यहाँ लिस्ट दी गई है। लेकिन उससे पहले मैं जरा सा ब्लैक बोर्ड पर बच्चों में चलें और एक छोटी सी चीज़ को और समझ लें, जिससे कि ये हमारे लिए और आसान हो जाएगा स्लाइड को समझना। बच्चों अभी आप आगे के स्लाइड में जानेंगे कि एमिनो एसिड कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी आपने जो पहला स्लाइड मैंने दिखाया था ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का, तो उसमें आपने देखा था कि एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होकर करके मोतियों की माला जैसी संरचना बना रहे थे। तो आप ये मोटे तौर पे तो समझ ही रहे होंगे कि एमिनो एसिड एक साथ अरेंज हो रहे हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्म में इसको देखें तो ये कैसा होगा, तो आइए हम बनाते हैं। ये बच्चों मैंने पहले भी स्ट्रक्चर बताया है, ये हमारा सिंपल एमिनो एसिड ग्लाइसिन है। अगर इसके साथ एक और एमिनो एसिड आ जाए, ठीक है, और ये क्या है हमारा, चूंकि यहाँ ये H है तो ये ग्लाइसिन है, यहाँ CH2 है तो ये एलानिन है। यानी ये दो एमिनो एसिड एक साथ अरेंज हो गए, ये ऐसे जस्ट लाइक ये यहाँ mRNA से ये ऐसे बन रहा है, आगे भी बनते जाएंगे। तो जब हमें पढ़ना होगा कि ये दो एमिनो एसिड कैसे बने हैं, तो ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिन, सीरीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफान, तो ऐसे करते अगर पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो जाएगा। तो हमारे वैज्ञानिकों ने एक काम किया कि इसको, और फिर साथ ही लिखने में मुश्किल होगी कि जो हमारा चेन बना है वो कैसे बना है भाई। तो हमारा चेन बना है ग्लाइसिन, एलानिन, ट्रिप्टोफान, वैलिन। तो ये लिखने में काफ़ी टाइम प्लस जगह दोनों लेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं, ये फर्स्ट 3 लेटर्स को उन्होंने लिखने की शुरुआत की, ठीक है। तो हम उसको फिर कैसे लिख सकते हैं, ग्लाई,
एला ट्राई वेल ऐसे। और अगर हम इसको और भी छोटा करके लिख सकें तो GATV ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक लिख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट के 3 लेटर्स की लिखने की जो शुरुआत हुई, ये समझने के लिए भी जगह भी कम लगा, बोलने में भी आराम लगा। तो इसको हम कहते हैं एब्रीवेशन ऑफ एमिनो एसिड, जो हम आगे के स्लाइड में हम देखेंगे। साथ ही बच्चों एक और चीज़ होती है कि जो जब यहाँ पे एमिनो एसिड अरेंज होते हैं, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो जो अमोनिया ग्रुप है इसको हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं। क्यों कहते हैं रेसिड्यू, ये हम थोड़ा सा आगे समझेंगे, लेकिन उसको क्या कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं, एमिनो रेसिड्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, एमिनो रेसिड्यू। एमिनो रेसिड्यू क्यों, क्योंकि जब ये जो अरेंज होते हैं तो इस अरेंजमेंट के दौरान वो एक वाटर मॉलिक्यूल को लूज करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल के लूज करने के कारण इनको हम कहते हैं एमिनो रेसिड्यू। साथ ही इनको पढ़ने के लिए हम इनमें एलवाई लगाते हैं, जैसे ग्लाई, ट्राई, वेलाई। तो ये एलवाई बोलना और मुश्किल हो जाएगा, जैसे ग्लाइसिन, एला, नाइल, ट्रिप्टोफान, वेलाई, तो बोलने में भी मुश्किल है। तो एक ये भी वजह बनी जिसकी वजह से ये हमें 3 लेटर का एब्रीवेशन बनाया, जिससे कि ये बोलना और लिखना दोनों ही आसान हो। तो हम चले अपने स्लाइड की और थोड़ा सा इसको भी देख लें कि हमारे जो 20 एमिनो एसिड्स हैं उनको हम कैसे बोलेंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं बच्चों। यहाँ ये जो 3 लेटर्स आप यहाँ ये देख रहे होंगे, ये 20 एमिनो एसिड्स का लिस्ट दिया हुआ है। आप इसमें से कुछ एक को भी याद कर लें तो काफ़ी अच्छा होगा, जिसमें कि ये एलानिन और ग्लाइसिन, लाइसिन, सीरिन, वैलिन, ये सब हमारे NCERT में पढ़ना है। तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमें वैलिन को लिखना होगा तो उसके लिए VAL होगा या VAI होगा, या उसको हम V से डिनोट करते हैं या VA से डिनोट कर सकते हैं, या वैलिन का स्ट्रक्चर दे देगा और उसका जो चेंजेबल फॉर्म है, जो R ग्रुप है, वहाँ पर वैलिन में क्या वहाँ अरेंज होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। या उसका स्ट्रक्चर दे करके पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये किस एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है, उसका नाम आप बताइए। तो इस तरह से हमें कई तरह के क्वेश्चंस MCQ जैसे हमें इस पे आ सकते हैं। साथ ही मैंने जो ज्यूटेराइन आयन बताया, ये स्कूल के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ज्यूटेराइन आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और इसका आप एक डिटेल स्ट्रक्चर से इसको इस पर प्रकाश डालिए और इसको अच्छे से डिटेल में इसका जवाब दीजिए। तो बच्चों यहाँ 3 लेटर्स को हम एब्रीवेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एलानिन, इसमें एक चीज़ और देखने की बात है कि जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं उन्हीं को अरेंज किया गया है, लेकिन यहाँ जो एस्पार्जेनिन है, तो एस्पार्जेनिन में यहाँ ASP की जगह ASN है और एस्पार्टिक एसिड में ASP है। ऐसा क्यों है? ऐसा सिंपल हमारे समझने के लिए, जैसे अगर कैडमियम में भी को भी हम Ca से लिखते हैं और कैल्शियम को भी Ca से लिखते हैं, तो अगर Ca दोनों के लिए कर दे तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाए कि हम कैल्शियम की बात करें कि कैडमियम की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कैडमियम के लिए CD लिख देते हैं, क्योंकि D उसमें काफ़ी अच्छे से प्रोनाउंसिएट होता है, तो CD लिख देते हैं। कैल्शियम को Ca से डिनोट कर देते हैं। तो ठीक वैसे ही एस्पार्जिनिन के लिए नीन यानी N यहाँ काफ़ी प्रोनाउंसिएट हो रहा है, N लेटर, तो यहाँ N दे दिया गया है, जबकि एस्पार्टिक में P प्रोमिनेंट है तो P को दिया गया। ठीक उसी तरह से आप यहाँ ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामाइन में भी इस डिफ्रेंशिएट को समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं और देखें, जैसे हाँ एक और हमें मिल गया है थीरोनीन एंड ट्रिप्टोफान। तो थीरोनीन में भी बच्चों यही बात आप देख रहे हैं कि थीरोनीन में THR है और यहाँ TRP है। तो हम इसको समझ रहे हैं कि ये कैसे इस एब्रीवेशन को सेट किया गया है। इस एब्रीवेशन को हम और भी शॉर्ट फॉर्म में ARNDC कर के भी याद रख सकते हैं। आप याद करें बच्चों, ये काफ़ी हमें आगे जब आप पढ़ेंगे BSc में तो बहुत मदद करेगा। चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ें या बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ें, तीनों में ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा 2 और एमिनो एसिड की खोज की गई है, जो कि कुछ स्पेसिफिक में जैसे जैसे हमारा रिसर्च आगे बढ़ते जा रहा है,
हम अपने इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते जा रहे हैं कि आखिर हम धरती पर कैसे आए। तो उस रिसर्च में खास करके जो पैलेंटोलॉजिकल प्रूफ हमारे होते हैं, जिसको फॉसिल प्रूफ कहते हैं, जीवाश्म, तो उनसे भी हमें ये पता चल रहा है कि 2 और अमीनो एसिड हैं, जैसे सिलेनोसिस्टाइन एंड प्रोलीलाइसिन, इसको PYL और ACC से हम डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ सेलिनोसिस्टाइन के लिए हम एक अलग लेटर यूज कर रहे हैं एंड दैट इज द U, एंड इसके लिए पायरोलोसिन के लिए O, यानी एकदम अलग यहाँ लेटर, ये यहाँ और यहाँ कोई मैच ही नहीं हो रहा है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ सिलेनोसिस्टाइन के लिए U वर्ड यूज होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा आगे का स्लाइड क्या कहता है, फंक्शंस ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स के फंक्शंस तो आप ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, लेकिन यहाँ एक चीज़ ये समझिए कि बिल्डिंग ब्लॉक फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स, ये तो खैर क्लियर है। लेकिन यहाँ आप देखिए कि 2 to 10 एमिनो एसिड, कहीं कहीं किताब में 2 to 10 मिलता है। जब 2 से 10 एमिनो एसिड एक साथ अरेंज होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, पेप्टाइड कहते हैं। और ये पेप्टाइड जो होता है एक बॉन्ड होता है, उनके बीच में एक गठबंधन होता है, संबंध बनता है। वो कैसे बनता है वो हम ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले 10 से 100, यहाँ मैंने 10 से 100 लिखा है, किसी किसी किताब में 10 से 50 भी आते हैं। जैसे आप CV पवार की बुक पढ़ें, जो BSc की बुक है, तो उसमें वो 10 से 50 ही लिखते हैं। तो वो जो होता है वो क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है। और 50 से 100, जबकि यहाँ मैंने 100 लिखा है, 100 के एबव जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन, यानी जब 100 से ज़्यादा एमिनो एसिड एक साथ अरेंज हो जाएंगे तो उनको हम एमिनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड न कह करके उनको क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। अब यहाँ देखिए आप पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। आप देख रहे हैं कि 2 एमिनो एसिड एक साथ अरेंज हैं। अभी आपने ब्लैक बोर्ड पर ग्लाइसिन और एलानिन का अरेंजमेंट देखा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप बच्चों, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑलवेज वी राइट ए एमिनो ग्रुप इन लेफ्ट साइड, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमेशा हम बाईं तरफ लिखेंगे। ये यही है, आप देख रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद, आप यहाँ ना ध्यान दें कि आप यहाँ देखें, क्योंकि हम अभी उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी हमें एज यूजुअल रिजल्ट मिलता है। एमिनो ग्रुप हमेशा हमारे राइट में, लेफ्ट में ही मिलता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे लेफ्ट में, राइट में मिलता है। एकदम एज यूजुअल हमारा रिजल्ट आ जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एक OH और यहाँ एमिनो ग्रुप से एक H रिमूव कर रहा है, और एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये रिलीज हो जा रहा है। ये जो रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से अभी मैंने आपको बताया था कि क्यों एमिनो को एमिनो एसिड रेसिड्यू कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस द एमिनो एसिड रेसिड्यू। क्लियर? इसके बाद हम आता है एक और चीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है बच्चों। एसिडिक क्या होते हैं, एसिडिक में आपने अभी देखा ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर, बेसिक में आपने देखा ल्यूसीन का स्ट्रक्चर, न्यूट्रल वैलिन का स्ट्रक्चर। तो हमें अभी इतना ही जानना है, क्योंकि अभी आप 11th में हैं तो अभी उतना नहीं जानना, लेकिन इतने ये जो बेसिक है और इनको हमें समझना अच्छा से चाहिए, तो आप इस पर ही फोकस करें। इसके बाद आपने चार्जेस भी देखे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जिससे ज्यूटेराइन आयन का फॉर्मेशन होता है। साथ ही स्पेशल स्ट्रक्चर में ये हो जाता है कि अगर सल्फर ग्रुप हो जाता है, जैसे आप हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है, वो भी एक तरह का प्रोटीन ही है। और अगर हम इसकी बात करते हैं इंसुलिन की, जो मैंने पहले ही स्लाइड में बताया, तो वो क्या एज ए एंजाइम है। तो प्रोटीन जो है या एमिनो एसिड है वो एंजाइम की भी तरह काम करता है, हार्मोन की तरह भी काम करता है। तो वो जैसे जब ग्लोबिन के साथ हेमी बैठ जाता है, हेमी का अरेंजमेंट हो जाता है, तो उसका स्पेशल स्ट्रक्चर हो जाता है, तो उसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ये हमारे लिए थोड़ा सा नया है कि रिक्वायरमेंट, हमारे शरीर के रिक्वायरमेंट के लिए एमिनो एसिड 3 तरीके के हो सकते हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल। तो इसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होते हैं बच्चों जो हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक होते हैं, तो उनको हमारे शरीर बना नहीं पाता। उसको हमें क्या करना होता है, बाहर से इन फूड हमें इनटेक करते हैं। शायद इसीलिए हम कहते हैं कि आप प्रोटीन डाइट खाएं। प्रोटीन डाइट खाने से आपका स्किन अच्छा होगा, आपके बाल अच्छे होंगे, आप मेंटली फिट, मेंटली एक्टिव होंगे, फिजिकली फिट होंगे,
आपका इम्यून पावर स्ट्रांग होगा। बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट की हम चर्चा करते हैं और बहुत सारे प्रोटीन प्रोडक्ट भी इसी बात का लाभ उठा करके मार्केट में आ गए हैं। लेकिन हमारे गौर करने की बात है, क्योंकि हम विद्यार्थी, आप विद्यार्थी हैं और मैं शिक्षिका हूँ, कि हमने हमेशा से ही पढ़ा है कि हमारे भोजन के जो पोषक तत्व हैं उसके 6 अंग में जब एक प्रोटीन अंग की हम चर्चा करते हैं तो उसमें वो अलग से कहीं कुछ खाने की बात नहीं करता। वो एक अगर हम बनाते हैं वेन डायग्राम बनाते हैं तो जो उसमें हम देखते हैं कि उसका एक पोर्शन डिसाइड किया, इतना आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतना % आपको फैट चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए। तो उस प्रोटीन वाले पोर्शन में आप अगर एक बैलेंस डाइट खाते हैं तो आपके शरीर की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। साथ ही एक और ये भी मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर हम ज़्यादा नॉनवेज खाएं तो हमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। हाँ, ऐसा है, कुछ ऐसे जैसे फिशेज़ हैं, फिशेज़ इज़ द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। लेकिन अगर हम वेजिटेरियन हैं तो भी वेजिटेरियन में तो और ज़्यादा प्रोटीन है, साथ ही हमारे पास उसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी भी है। तो हम खाएं तो एक जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो हमारी पूरी होगी। और बच्चों, चूँकि अभी आपका ग्रोइंग स्टेज है, अभी आपको मेंटली काफ़ी वर्क करना है, तो आप अच्छा प्रोटीन डाइट लें जिससे हमारे बॉडी की जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो पूरी हो जाए। इसके बाद हमारा है नॉन इसेंशियल। तो नॉन इसेंशियल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो हमारा बॉडी ऑलरेडी फॉर्म कर लेता है, उसे हमें अलग से बना लेने की कहीं से ज़रूरत नहीं होती। सेमी इसेंशियल, सेमी मीन्स बिटवीन दीज टू, तो इन दोनों के बीच में जब सेमी इसेंशियल है तो वो आप लें तो भी ठीक, ना ले तो भी बॉडी हमारा फॉर्मेशन कर लेता है। तो बच्चों यहाँ तक हमारा एमिनो एसिड था और अब हम चलेंगे अपने प्रोटीन की ओर। प्रोटीन्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो कहते हैं शरीर का संरचनात्मक, एक तरह से हम ईंट की तरह इसकी बात कर सकते हैं कि दिस इज द ईंट, घर मकान का ये ईंट है। द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब यहाँ सल्फर मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि एमिनो एसिड में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर हो सकते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, तो सल्फर के कारण होगा। आयरन हो जाएगा तो वो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। The order in which amino acid occurs in specific for a particular polypeptide or heteropolymers। हेट्रोपॉलीमर्स कहने का मतलब हुआ बच्चों कि अगर हम एलानीन की बात करें तो केवल एलानीन के बाद फिर एलानीन और उसके बाद फिर एलानीन और फिर एलानीन, ऐसा नहीं होता है। एलानीन के बाद वैलीन हो सकता है, वैलीन के बाद प्रोलीन हो सकता है, उसके बाद ट्रिप्टोफान हो सकता है, ग्लूटामिक एसिड। तो दिस इज कॉल्ड द हेट्रोपॉलीमर्स। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम, यानी सेम पॉलीमर का जब अरेंजमेंट होगा तो उसको हम होमोपॉलीमर्स कहेंगे। जबकि यहाँ जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, वो एक ही एमिनो एसिड नहीं होते हैं। द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज एंड हाईली कॉम्प्लेक्स, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। इंसुलिन हैज़ 20 to 31 एमिनो एसिड इन इट्स 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। इंसुलिन की चर्चा हम कई बार से कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है 22 से 31 एमिनो एसिड होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो कि 1 एमिनो एसिड, 2 एमिनो एसिड, 3 एमिनो एसिड और इस तरह से, और किस में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। जो अभी हम आगे के 2-3 स्लाइड बाद हम देखेंगे कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है, तो उस तरह से वो अरेंज होते हैं। साथ ही जो ह्यूमन सीरम आप समझ रहे हैं, ब्लड से जब हम सारे सेल्स को जब निकाल लेते हैं, क्योंकि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, तो जो बचा हुआ दैट इज कॉल्ड द सीरम, उसमें एल्ब्यूमिन होता है, वो भी एक प्रोटीन है। और उस एल्ब्यूमिन में कितने होते हैं 582 एमिनो एसिड। यू कैन इमेजिन हाउ मेनी इट इज इन, कितने सारे एमिनो एसिड जो हैं वो एक एल्ब्यूमिन में प्रेजेंट हैं। बताइए 582 एमिनो एसिड है, तो काफ़ी है ना, तभी तो कह रहे हैं कि दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक है। क्यों है आप सोच सकते हैं कि आखिर सबसे पहले स्वीडिश साइंटिस्ट बर्जीलियस ने भी इसे फर्स्ट प्लेस क्यों नाम दिया था। यहाँ पर बच्चों फिर से मैंने वो पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर दे रखा है, तो आप इससे भी समझ लें दिस इज द अल्फा कार्बन सी, क्योंकि इस सी के चारों ओर जो भी एटम्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी डिफरेंट है ना। यहाँ कार्बोक्सिलिक, साथ ही यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ H2O बाहर आ रहा है, एंड दिस इज द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम ब्लैक बोर्ड पर भी देख लेंगे। तो चलिए जरा सा हम लोग ब्लैक बोर्ड पर एक बार पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन देख लें। ऐसे तो मुझे लगता है कि समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
फिर भी अगली बार हम देखते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन जैसा आपने कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन किया था हमने उसको मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में, उसी तरह से चूँकि प्रोटीन काफ़ी अलग तरह के हमारे यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसके फंक्शन के आधार पर उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और स्ट्रक्चर पर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इनका कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में, लिविंग के लाइफ में, ना केवल एनिमल्स, ह्यूमन, प्लांट्स में भी। तो सबसे पहले जब हम उसको क्लासिफाई करते हैं स्ट्रक्चर बेसिस पे, तो फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन और इंटरमीडिएट प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन वो होते हैं जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिंपल थ्रेड लाइक लॉन्ग थीन स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द फाइब्रस प्रोटीन। जैसे जब हम पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो दैट इज द फाइब्रस प्रोटीन। लेकिन जैसे ही जब वो कंडेंस्ड होना शुरू होता है, यानी वो थिक होना शुरू होता है और राउंड होना, कॉम्प्रेस्ड होना शुरू होता है, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है वो हमारे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में मिलेगा, जो हम आगे देखेंगे। इसके बाद इंटरमीडिएट प्रोटीन जो है वो बिटवीन का है, इसमें बोथ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अगला है उसकी कंपोजिशन के आधार पर वो उसका अरेंजमेंट कैसा है। द सिंपल प्रोटीन एकदम सिंपल है, एक एमिनो एसिड, दो एमिनो एसिड, तीन एमिनो एसिड। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन यानी उनके साथ कोई दूसरा ग्रुप अरेंज है। देन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उसका क्या क्या काम है, अभी आपने देखा भी, हीमोग्लोबिन का नाम सुना, इंसुलिन का नाम सुना। तो अब सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन के पहले स्टेप पे आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। सिंपल क्या, यहाँ दिस इज द सिंपल प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन एकदम सिंपल लॉन्ग थीन स्ट्रक्चर होते हैं और उनमें कौन कौन आ सकता है, ऑन द हाइड्रोलाइसिस सिंपल प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड्स ओनली। अगर हम उनको ब्रेक डाउन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो उससे क्या होता है, केवल हमें एमिनो एसिड मिलता है और उसमें कुछ नहीं मिलता। जैसे एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ये कहाँ होते हैं, अवेलेबल इन मिल्क एंड एग, जिसका सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है। इन रोज खाओ अंडे कहा भी जाता है, ग्रोइंग स्टेज है, अंडे में काफ़ी प्रोटीन होता है। इन ब्लड दे आर 2 ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, और ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन में ये है एक, अभी आपने एल्ब्यूमिन की चर्चा सुनी भी थी। हिस्टोन क्या है, हिस्टोन वो प्रोटीन है जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के साथ अरेंज करके डीएनए का फॉर्मेशन करता है। ए बेसिक प्रोटीन एज इट्स रिच इन हिस्टाडीन, हिस्टाडीन क्या है, एमिनो एसिड, अवेलेबल विद द न्यूक्लिक एसिड इन क्रोमोजोम्स एंड द ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। क्लियर है बच्चों। स्केलेरोप्रोटीन, स्केलेरोप्रोटीन कहाँ मिलेगा, दे आर द मोस्ट रेसिस्टेंट प्रोटीन, रेसिस्ट करना यानी किसी चीज़ को अवॉइड करना, उसको दूर हटाना। तो ये कहाँ, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव प्रोटीन है हमारे, चूँकि वो रेसिस्टिव है, किसी चीज़ को दूर हटा रहे हैं, तो मीन्स कि हमें वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम तक नहीं आने दे रहे हैं। जैसे कोलेजिन, कोलेजिन कहाँ मिलेगा, हमारे टेंडन, कार्टिलेज, बोन और कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू तो हमारे पूरे शरीर में भरे पड़े हैं। इसके बाद इलास्टिन, इलास्टिसिटी जिसमें होती है, जैसे हमारा कान, नाक या जो हमारे जो फूड पाइप हैं उसमें कितनी इलास्टिसिटी होती है। अगर हम कुछ खा भी लें तो वो ऐसे ऊपर नीचे अपने गर्दन को कर करके उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, पेट के अंदर ले जाते हैं पानी पीकर, तो इलास्टिसिटी उसमें है, वो फ्लेक्सिबल हैं, वो फैलते हैं, सिकुड़ते हैं। रेटिक्यूलिन कहाँ है, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लीवर, स्प्लीन एंड किडनी। इसके बाद केराटिन प्रोटीन हमारे बालों के लिए, नेल्स के लिए, स्किन के लिए। तो आप ये देख रहे हैं बच्चों कि ये कैसे रेसिस्टेंट प्रोटीन है। टेंडन और कार्टिलेज जो हमारे बोन को जोड़ते हैं वो टेंडन होते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। यही इलास्टिन जो लंग्स में है वो लंग्स को क्या करते हैं, इनलार्ज करते हैं ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन, जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, और जब हम उसको एक्सेल कर रहे होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। तो लंग्स में है। आर्टरीज में, बिग आर्टरीज जो है हमारे हार्ट से जो बहुत सारी आर्टरीज निकलती हैं उनमें पाए जाते हैं। तो ये हमारा सिंपल प्रोटीन हो गया और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें कहीं पर कोई अरेंजमेंट नहीं होता। लेकिन अभी आपने सुना था कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ बच्चों जब हम बात करेंगे इस स्लाइड में तो हमारा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोटीन का दिखाई देगा। कैसे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड का मतलब ही होता है मिला हुआ, उसमें कोई और एमिनो एसिड तो है ही, लेकिन साथ ही उसके साथ कोई और ग्रुप भी आकर करके अरेंज हो गया है।
जैसे ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, तो जैसे ये क्या कहता है, नॉन प्रोटीन पार्ट। अगर इस डायग्राम को हम देखें तो दिस इज द नॉन प्रोटीन पार्ट, और ये यहाँ ये छूट गया, दिस इज द पेप्टाइड हेयर। तो यहाँ ये पेप्टाइड है ये, या पॉलीपेप्टाइड है जो इस तरह से अरेंज है, और ये नॉन प्रोटीन ये यहाँ आकर के क्या हो गया, अरेंज हो गया। जब आप अगले क्लास में एंजाइम पढ़ेंगे तो ये चीज़ और क्लियर होगा कि ये एंजाइम रेसिड्यू के लिए ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नॉन प्रोटीन आकर करके यहाँ अरेंज हो गया है। तो जैसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको आपको बच्चों पता है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, तो मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड ए कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जाम्पल द म्यूकस दैट हेल्प द ल्यूब्रिकेटिंग द प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी। म्यूकस होता है, जैसे हम कहते हैं कि घुटने में हमारा तेल खत्म हो गया इसलिए घुटने में दर्द, ये वो नहीं बात है। म्यूकस द चिपचिपा पार्ट होता है जो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखता है। हीमोग्लोबिन में क्या है, हीमो एक नया ग्रुप है, ग्लोबिन तो हमारा प्रोटीन है ही, तो उसके साथ जब वो अरेंज होकर के बैठता है और एक नए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन के साथ हेमी अरेंज होता है, इसलिए इसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। इसे कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट हम नहीं कह सकते। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन को हम कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के साथ ग्लूकोज आ रहा है, प्रोटीन का रोल ज़्यादा है। उसी तरह से हीमोग्लोबिन में पिगमेंट दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड कंसिस्ट द प्रोटीन ग्लोबिन एंड द हेमी नॉन प्रोटीन कंटेंट। क्लियर है बच्चों? आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक इसी तरह से जब हम फंक्शन की बात करें, प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उसके काम के आधार पे बात करें तो प्रोटीन कितने तरह के हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं क्लासेस ऑफ प्रोटीन, उसका फंक्शन, उसके बाद उसके एग्जाम्पल। अभी आपने देखा था स्ट्रक्चरल, कह रहा है स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट कोलेजन इन अ टेंडन एंड कार्टिलेज। अभी आपने देखा था सिंपल प्रोटीन में भी इसको। और केराटिन जो है वो हमारे हेयर, स्किन, वुल, जो जानवरों के रोए से हमें मिलते हैं नेचुरल, तो वही है हमारा ऊन का सोर्स। इसके बाद नेल्स में हमारे केराटिन प्रोटीन मिलता है। कॉन्ट्रैक्टाइल मेक मसल्स मूव, मसल्स जो हमारे बॉडी के उनके मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मायोसिन एंड एक्टिन कॉन्ट्रैक्ट मसल फाइबर, जब हमें बहुत ज़्यादा चोट लगती है तो आप देखते हैं कि बहुत तेज़ दर्द होता है, तो वो जो बॉडी हमारा मसल्स जो रिलैक्स हो रहा होता है दर्द के बाद, तो उस दौरान ये मायोसिन प्रोटीन जो होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है हमारे बॉडी में। ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन एंड लाइपोप्रोटीन क्या करता है, ये बिल्कुल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, आप समझ रहे होंगे बच्चों। लाइपोप्रोटीन लिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसको स्टोरेज न्यूट्रिएंट के फॉर्म में केसीन मिल्क में है, एंड फेरिटिनिन इन स्प्लीन एंड लीवर। हार्मोन रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी आपने पढ़ा हुआ होगा। इसमें जो हमारा चैप्टर है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो उसमें आपने इंडोक्राइन सिस्टम में, जो कि 10th में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, तो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है या TSH है, ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन के ही फॉर्म है, लेकिन उसको उनके हम फंक्शन के आधार पे यहाँ चार्ट में सेट कर रहे हैं। इंसुलिन रेगुलेट बॉडी ग्लूकोज लेवल, जिसकी अगर ज़्यादा ग्लूकोज हमारे बॉडी से रिलीज हो जाता है तो एक बीमारी को फॉर्म कर देता है। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट द बॉडी हार्मोन, और इस ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है, ACTH। एंजाइम कैटालाइज बायोमोलिक्यूल बायोकेमिकल रिएक्शंस, जैसे सुक्रोज कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। एंड ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस में मदद करता है। प्रोटेक्शन रिकॉग्नाइज द डिस्ट्रॉय द फॉरेन सब्सटेंस। इम्यूनोग्लोबुलिन स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे आप पढ़ते हैं कि WBC, तो WBC में भी क्या है, वो सब प्रोटेक्टिव हार्मोन्स के फॉर्म में काम करते हैं। अब हमारा आता है प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये 4 तरीके का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ये चारों हैं, इनमें कहीं कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये कंप्रेस्ड होते जा रहे हैं। जैसे प्राइमरी में आपने अभी पढ़ा सिंपल प्रोटीन के सिंपल द थ्रेड लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ द एमिनो एसिड, तो वो प्राइमरी में आ जाएंगे। अभी आपने एक चीज़ और पढ़ी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इंसुलिन में 52 एमिनो एसिड्स हैं और वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन में अरेंज है, तो वो सेकेंडरी होंगे, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके बनेंगे। टर्शियरी मोर देन 2 और क्वाटरनरी उससे भी ज़्यादा। तो इसको हम थोड़ा सा बोर्ड पर भी समझेंगे। तो आते हैं पहले हम प्राइमरी प्रोटीन पर।
अब ये प्राइमरी प्रोटीन पर जब हम आते हैं तो आप बच्चों देख रहे हैं प्राइमरी प्रोटीन, ये डायग्राम आप होप कि अच्छे से देख रहे हो बच्चों, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सा निकालने में भी बहुत मुश्किल हुआ है मुझे, लेकिन आप इसको अच्छे से समझ लीजिएंगे। आप यहाँ देखिए, गौर करिएगा कि ये जो है ये एक एमिनो एसिड है, अल्फा कार्बन है, ये जो रिवर्सिबल ग्रुप है यहाँ H है, यहाँ NH2 है, और यहाँ पर ये COO है, यहाँ पर एक ये दूसरा है, एक पेप्टाइड बॉन्ड दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बच्चों आप ऑलरेडी प्रोटीन में वाले स्लाइड में देख चुके हैं कि वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिलीज कर करके बना रहे हैं और उसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये थोड़ा सा बोर्ड पर भी बता देंगे, या पहले इसको बता ही लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। स्लाइड में तो ये क्लियर है ही, लेकिन थोड़ा सा और आप एक देख लें। तो यहाँ जो ये OH और इसका ये जो H ग्रुप है, ये जो यहाँ H2O का फॉर्मेशन हो रहा है वाटर का, इसे हम कहते हैं रेसिड्यू ऑफ द इम्यूनो एसिड वाटर। और ये जो बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहलाया? पेप्टाइड बॉन्ड कहलाया। और यही पेप्टाइड बॉन्ड जब इसके साथ एक और बनेगा, जो कि हम वहाँ स्लाइड में अभी देख रहे थे, लेकिन यहाँ बोर्ड पर थोड़ा और हम क्लियर ही कर लें, इटमे की स्लाइड में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर ना हो। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये अपना OH, और ये जो अमोनिया ग्रुप है ये अपना एक N यहाँ रिलीज करेगा, और फिर यहाँ एक बॉन्ड बनेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ एक दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड आप देख रहे हैं बच्चों, दिस इज द 2 पेप्टाइड बॉन्ड। और कितने एमिनो एसिड है? एक एमिनो एसिड नंबर 1, एमिनो एसिड नंबर 2 एंड एमिनो एसिड नंबर 3। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि अगर 3 एमिनो एसिड हैं, द नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितने हैं? 3 हैं, तो बॉन्ड कितना बन रहा है? 2 बन रहा है। यानी कि अगर इसका एक हम फॉर्मूला भी अगर हमसे पूछा जाए कि अगर 4 एमिनो एसिड है तो बॉन्ड कितने बनेंगे, तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ एमिनो एसिड अगर n है तो उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, तो अगर 4 एमिनो एसिड थे तो बॉन्ड कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। यही हमने वहाँ स्लाइड पर दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ, और इसी तरह से अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कर देता है। तो आइए अब हम अपने स्लाइड की ओर चलें और इसको फिर से एक बार देख लें। अब देखिए यहाँ एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ एमिनो ग्रुप का एक H रह जाता है, यहाँ भी एक ग्रुप रह जाता है, यहाँ भी, यहाँ OH में से OH निकल गया है, यहाँ एक रह गया, यानी 1 2 3 4 पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और कितने एमिनो एसिड है? 1 2 3 4 5 और कैरी ऑन। साथ ही बच्चों जो एक परंपरा हमारी है लिखने की, जो हमारी बात है कि हम एमिनो ग्रुप को ऑलवेज हम इधर रखेंगे लेफ्ट साइड में, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा राइट साइड में रहेगा। वो एज यूजुअल हमें करते जा रहे हैं और वो हमें मिलता भी जा रहा है। अब आते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन कुछ नहीं, बस अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन है, और ये किस तरह से? राउंड में है। इसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, और ये हमारा है बीटा प्लीटेड शीट प्रोटीन। ये सेकेंडरी प्रोटीन 2 तरीके के होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो चौथा एमिनो होता है, एमिनो एसिड, उसके बीच में बॉन्ड बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ आप ये देख ही रहे हैं। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन से इसमें क्या होता है? रिजिडिटी आती है और ये
सेकेंडरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन बनता है। जैसे आपने इंसुलिन में पढ़ा कि 52 अमीनो एसिड होते हैं। साथ ही अगर ये अरेंजमेंट लीनियर ना होकर करके पैरेलल हो जाए तो उसको फिर कहेंगे हम बीटा प्लीटेड शीट प्रोटीन। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3, ये चौथे के साथ इसका यहाँ इसके कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन और अमोनिया ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दिस इज द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी। और दूसरा ये बीटा प्लीट है, प्लीट की तरह अरेंजमेंट होते जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे बीटा प्लीटेड शीट ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी प्रोटीन क्या है? टर्शियरी प्रोटीन कुछ और नहीं, जब 3 तरह के प्रोटीन, 3 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उनको कहेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये कंप्लीटली 3D फोल्डिंग पैटर्न, एक सब यूनिट में, एक प्रोटीन के यूनिट में 3 तरह के हमें पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेंगे। और इस तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन में एक गैप भी बन रहा है जो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर कोई एंजाइम हमारे बॉडी के साथ अटैच होना चाहता है तो वो कैसे हम अटैच होगा, तो इस प्रोटीन ने जो गैप बना रखा है, ये जो गैप है, इस गैप के साथ वो आकर करके अरेंज हो जाएगा और फिर हमारे सेल में या जहाँ कहीं भी उसे जाना होता है वो जा सकता है। तो ये टर्शियरी प्रोटीन की एक बहुत बड़ी खासियत होती है। इसके बाद आता है क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन कुछ और नहीं, 4 अलग अलग तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाते हैं और एक काफ़ी कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं क्वाटरनरी प्रोटीन। इसके बाद एक नया हम टर्म यहाँ देख रहे हैं बच्चों, दैट इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या कहता है कि अगर प्रोटीन के काम करने का एक टेम्परेचर होता है, एक पीएच होता है, एक उसका आइडियल कंडीशन होता है, वो अल्कोहलिक हो सकता है तो अल्कोहल फॉर्म में, बेसिक होगा तो बेसिक फॉर्म में या न्यूट्रल फॉर्म, तो अगर उससे अलग उसको मिलता है एनवायरनमेंट फंक्शन करने का तो वो अपने कैपेसिटी को लूज कर जाता है, तो उसको ही हम कहते हैं डीनेचुरेशन। इस डीनेचुरेशन जो होता है वो अक्सर हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बढ़ने के कारण होता है। जैसे 37 डिग्री जो हम आइडियल टेम्परेचर है हमारे किसी प्रोटीन के फंक्शन का, तो अगर बॉडी का में 37 डिग्री टेम्परेचर है तो हमारा प्रोटीन काफ़ी अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है तो प्रोटीन क्या होता है, अपनी कैपेसिटी को लूज करता है और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो भी नुकसान है, उसमें भी प्रोटीन का नुकसान होता है। लेकिन ये एक हो सकता है कि कम टेम्परेचर होने पर हम उस प्रोटीन को फिर से रिकवर कर लें, लेकिन हाई टेम्परेचर पर जब हम प्रोटीन को लूज करते हैं उसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डीनेचुरेशन इज द फिजिकल फेनोमेना दैट कॉज डैमेज टू लिविंग बॉडी। अब हम बच्चों एक ये स्लाइड की बात कर लें। ये स्लाइड हमें बताता है कि हमें क्यों प्रोटीन फूड खाना चाहिए और अब वेरियस सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो सबसे पहले बीन्स आता है, बीन्स यानी अनाज, वो सारे अनाज जो हम खा सकते हैं उन सब में प्रोटीन है। और अगर हम उनके स्प्राउट्स अंकुरित को खाएं तो उससे अच्छा तो प्रोटीन का कोई सोर्स ही नहीं है। खास करके मैं लड़कियों को ये अपील करना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छे से अपने डाइट पर ध्यान दें, क्योंकि लड़कियां ही हमारे देश का और किसी भी धरती का भविष्य होती हैं। उन्हों पर, उनके कंधों पर ही बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए ही। नेपोलियन ने कहा है कि एक आप मुझे अच्छी माँ दें, मैं आपको एक अच्छा शासन दूंगा, तो उसने गलत नहीं कहा है। तो आप बच्चे हैं वो अच्छे से डाइट खाएं, खास करके स्प्राउट्स खाएं तो बहुत अच्छा सोर्स होगा प्रोटीन का। खास करके यहाँ बीन्स की तो मैंने चर्चा की है, बीन्स इजीली अवेलेबल है, आप चना और मूंग को स्प्राउट करके खाएं तो उससे प्रोटीन का सोर्स कोई अच्छा हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा एग में भी 6 ग्राम से प्रोटीन होता है जो कि सफिशिएंट होता है, एग्स भी इजीली अवेलेबल है और हम खा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी जैसे मिल्क में 6.3 ग्राम प्रोटीन होता है, साथ ही उसमें कैल्शियम होता है जो कि हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम डेयरी प्रोडक्ट्स को भी खाएं, चीज़, मिल्क, योगर्ट ये सब खाएं। खास करके सी फूड में जो फिशेज हैं उन्हें हम खाएं। इसके बाद है सोया, यहाँ सोया में एक छुटका सोयाबीन भी बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का।
अगर आप एक मुट्ठी अंकुरित सोया खाते हैं तो आप समझिए कि आप अपने डेली के रिक्वायरमेंट से अधिक प्रोटीन को गेन करते हैं और आप काफ़ी अच्छे से एक्टिव रहेंगे। तो बच्चों आप अपने डाइट पर काफ़ी ध्यान दें, खास करके प्रोटीन के डाइट पे। इसके बाद बीफ क्या है, बीफ तो आप समझ ही रहे हैं, इट इज़ अ नॉन वेज फूड। इसमें भी हमें प्रोटीन मिलता है, साथ ही इसमें हमें B12 मिलता है, जिंक आयरन मिलता है, जो क्या है हमारे शरीर के मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। तो ये हमारे हो गए प्रोटीन के सोर्स। बच्चों आप प्रोटीन्स को खाएं और काफ़ी अच्छे से खाएं, अपने आप को हेल्दी रखें और खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। इसी के साथ ही बच्चों मैं अपने इस लेक्चर को यहाँ ख़त्म कर रही हूँ और ये बायोमोलिक्यूल्स का जो लेक्चर है वो आगे अभी कंटिन्यू रहेगा और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड और उसके बाद हमारा एक और लेक्चर हो जाएगा, वो हमारा एंजाइम पे होगा। उस एंजाइम में भी हम प्रोटीन का क्या रोल है या प्रोटीन के साथ एंजाइम का क्या अटैचमेंट है उसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको आज पढ़ाया है उसको आप ध्यान दें और उसको समझने की कोशिश करें। आपको कहीं भी स्लाइड में या ब्लैक बोर्ड के डिस्कशन में कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप पूछें, कमेंट्स में दें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आप अपने कीमती समय का भरपूर सदुपयोग कर सकें। जीजीपी के जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं आप उन्हें देखें, अपने उन हर एक अपने ग्रुप्स को शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है, ताकि घर बैठे आप पैसे, समय और श्रम तीनों की बचत कर सकें। इसके साथ ही बच्चों मैं आपसे आज विदा लेती हूँ। थैंक यू।